हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बी ए फाइनल ईयर की क्लासेस चल रही थी और आज हम हिस्ट्री का सेकंड पेपर जो है उसका टॉपिक देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से छोटे प्रश्न तो बनते ही हैं जो लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक होते हैं, उसमें से तो एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनता है और प्लस निम्नात्मक प्रश्न आने के भी चांसेज है, यानी कम से कम आपके 22 से 25 नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से बनता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है इटली की क्रांति और ये PDF जो है आपको विश्व इतिहास से संबंधित, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आपको दे रखे हैं, जिसके अंदर जैसे देखिए अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, रूस की क्रांति, ठीक है, इस प्रकार के टॉपिक है और इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक और भी शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल आपको PDF निःशुल्क मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाइए और डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। तो देखिए आज हम इटली की क्रांति से संबंधित टॉपिक पढ़ते हैं। तो हम बाकी के टॉपिक हमने एक वीडियो के अंदर पहले ही पढ़ लिए थे। तो देखिए इटली का क्रांति नहीं, हम इटली की जो एकीकरण है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इटली का एकीकरण ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे एक तो यंग इटली वाला और एक कार्बन संस्था वाला, इससे छोटे छोटे और लघुत्तम क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही इटली के एकीकरण में जो है विदेशी तत्वों का योगदान, इस प्रकार का भी प्रश्न बनता है निम्नात्मक के अंदर। तो हम एकीकरण से संबंधित जो है वो पूरी प्रक्रिया देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी, बैकग्राउंड कैसा रहा, इसमें इटली के एकीकरण में बाधक तत्व कौन से थे और सहायक तत्व कौन से थे, प्रक्रिया इसकी क्या रही, कैसे हुआ इटली का एकीकरण और इसके क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो इटली का एकीकरण देखिए 1870 से प्रारंभ हुआ और यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इसका एकीकरण पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सहायक तत्वों के अंदर यहाँ पे टॉपिक वाइज लिख रखे हैं, ठीक है। तो हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेजिले वाला भी प्रश्न आता है, यंग इटली से भी प्रश्न आता है, कार्बोनरी संस्था से भी प्रश्न आता है, ठीक है। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि यंग इटली क्या था, कार्बोनरी संस्था के बारे में आप क्या जानते हैं या टिप्पणी कीजिए। तो इसलिए आपको ये टॉपिक पूरा पढ़ना है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। इटली के एकीकरण के अंदर बैकग्राउंड क्या रहा। देखिए इटली जो प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य का केंद्र था, ये सेंटर के अंदर ये था इटली। तो रोमन साम्राज्य के गौरव का चिन्ह यहाँ मौजूद थे जो इटली वासियों को प्रेरित करते थे। जब रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तब ये अनेक भौगोलिक राजनीतिक इकाइयों में बंट गया। इसी संदर्भ में मेटरनिक ने इटली को महज भौगोलिक अभिव्यक्ति कहा, अर्थात विभिन्न राज्यों में बंटे हुए इस इटली के क्षेत्रों पर विभिन्न राजवंशों और जो भी यूरोपीय शक्तियाँ थी उनका अधिकार था। भाई किसी ऊपर सेंट्रल पावर, जब जैसे भारत के अंदर मुगल का जब पतन हुआ तो अलग अलग राज्यों का उद्भव हुआ और अलग अलग जो है आप कह सकते हैं रियासतों का भी उद्भव हुआ। तो इसी प्रकार इटली में भी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे अलग अलग रियासतें तो नहीं, राज्य और यूरोपीय शक्तियों का आगमन हो गया था, क्योंकि यूरोप के लोगों का मतलब शक्तियों का यहाँ पर अधिकार था। यूरोप का लगभग पूरी दुनिया पर अधिकार था। तो यहाँ के निवासियों में एकता का पहले तो कोई तत्व नहीं था, किंतु इटली क्यों महज भौगोलिक अभिव्यक्ति कहना तार्किक नहीं है, क्योंकि राज्यों में बंटे होने के बावजूद भी इटली वासी प्राचीन गौरवपूर्ण परंपरा से प्रेरित होते थे। यानी उनकी पहली जो परंपराएं रहती थी, उनका पहला इतिहास था वो बिल्कुल गौरवपूर्ण था, बिल्कुल उसी इतिहास को वो याद करते थे, उन परंपराओं को वो याद करते थे, तो वो उनसे प्रेरित होते। और वहाँ के निवासी एक समान भाषा और रीति रिवाज से युक्त है, ठीक है। समान भाषा थी उन पूरे इटली वासियों में और रीति रिवाज भी समान था। हालांकि शासन अलग अलग राज्यों का था, अलग अलग शक्तियों का था, मगर उनके अंदर ये सारी बातें कॉमन थी, भाषा और रीति रिवाज वगैरह, परंपराएं वगैरह, ठीक। यही वजह है कि इटली का एकीकरण भी पूरा हुआ। इटली का एकीकरण पूरा होने की ये 2 बड़ी वजह थी, भाषा और वहाँ के रीति रिवाज परंपरागत, ठीक। अब टॉपिक बात करते हैं दूसरा जो है एकीकरण में बाधक तत्व, यानी कि इटली के एकीकरण में कौन कौन से जो है बाधाएं आई थी। तो देखिए इटली भौगोलिक रूप से अनेक राज्यों में बंटा हुआ था, भाई छोटे छोटे राज्य और मध्य में रोम में पोप का राज्य था। पोप का मतलब जो चर्च का प्रधान होता है, जैसे मंदिर के अंदर पुजारी होता है उस प्रकार, ठीक है। तो वो रोम के अंदर पोप का साम्राज्य था, पोप का राज्य था, मतलब ये पोप कंट्रोल करता था, जो भी राजा होते थे उनको ऑर्डर देता था। तो इसका आपने अगर फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी है तो उसमें भी ये पोप का, और ज़्यादातर यूरोपीय जो भी जितने भी देशों में क्रांतियाँ हुई है इस पोप की वजह से ही हुई है, ठीक है। तो इन पोप का साम्राज्य बहुत ज़्यादा था और ये लोग क्या करते थे, शासन में हस्तक्षेप करते थे, मतलब राजा तो केवल कठपुतली था इनका। तो इसलिए पोप का राज्य था जो इटली में उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में विभाजित करता था। इटली को 2 भागों में मतलब बांट रखा था इन पोप के द्वारा, भाई ऊपर उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, इटली को। फिर देखिए इन उत्तरी दक्षिणी राज्यों में आर्थिक सामाजिक विषमता मौजूद थी जो एकीकरण में बाधक थी। यानी कि भाई जो 2 राज्य है तो इनके अंदर भाई आर्थिक और सामाजिक विषमता तो होगी, भाई किसी में विकास ज़्यादा होगा, किसी में पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है, उस प्रकार चीज़ें तो सब में होती है, ये तो आज भी होती है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी इसकी जो बाधा थी। फिर देखिए रोम में स्थित पोप का राज्य भी एकीकरण में बाधक था। रोम के अंदर जो पोप का राज्य था, पोप पूरा कंट्रोल करता था, जिस पर शासन करता था, क्योंकि यूरोप के कैथोलिक
ईसाई धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता था। यानी कि ये ईसाई धर्म के दो भाग हो गए थे, जो हमने पीछे पढ़ रखा था, कैथोलिक और एक दूसरा भाग दूसरा था। ठीक है, तो इनके दो गुट बन गए थे ईसाई धर्म के अंदर भी। और ये जो कैथोलिक ईसाई धर्म के लोग थे उसके लिए विशेष महत्व रखता था कौन? यूरोप, और ये जो रोम था। ठीक है, क्योंकि ये पोप का सेंट्रल पार्ट था, तो ये कैथोलिक धर्म वाले जो ईसाई थे उनके लिए विशेष महत्व रखता था। वस्तुतः जो पोप है वो ईसाई जगत का प्रधान था। साथ ही यहाँ पोप के राज्य की सुरक्षा के लिए फ्रांसीसी सैनिक भी मौजूद थे। फिर देखिए, इटली के क्षेत्रों पर विदेशी प्रभुत्व था, क्योंकि यूरोपीय शक्तियाँ जो विदेशी थी वहाँ पर। और लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। तो ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ था, तो उस प्रकार से ये जो क्षेत्र है उन्होंने यहाँ से छीन लिए थे। तो जब युद्ध होते थे तो वो संधियाँ से या फिर युद्ध के द्वारा वो एक दूसरे क्षेत्र से जो है क्षेत्र वो आपस में कब्जा कर लेते, छीन लेते। तो मध्य इटली के राज्य का परमा मेडोना टिस्कनी के शासक ऑस्ट्रिया के राज्यों से संबंधित थे। नेल्सन और सिसिली में फ्रांस के बुर्बो वंश का शासन था। इस तरह विदेशी तत्वों की उपस्थिति एकीकरण में बाधक थी। यानी कि जो अलग अलग ये राज्यों के नाम है, जो अलग अलग पार्ट थे, तो उन पर अलग अलग जो है शासक थे। तो अलग अलग शासक थे, तो उनको राजी करना और उनको एक करना, भाई अलग अलग लोगों को राजी करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो ये भी इसका बाधक तत्व था। फिर देखिए, इटली का कुलीन भूस्वामी वर्ग तथा राज्यों के शासक भी एकीकरण के पक्षधर नहीं थे। भाई साफ बात है, भाई ज़मीन का जो मालिक होगा वो क्यों एकीकरण करना चाहेगा, वो क्यों अपनी संपत्ति को किसी को सौंपना चाहेगा। और जो राज्यों के शासक है वो भी तो एकीकरण के पक्षधर नहीं थे। भारत में भी यही सेम हुआ था। जो भी भूस्वामी वर्ग था, जो जमींदार वर्ग थे, और राज्यों के जो रियासतों के मालिक थे, जो राजा थे, वो भी एकीकरण के पक्षधर नहीं थे। हालांकि उनको बहुत ही मुश्किल से समझाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो यही सेम स्थिति जो है इटली के अंदर भी हुई थी। राज्य और भूस्वामी वर्ग वहाँ का एकीकरण के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, क्योंकि एकीकरण से उन्हें अपने अधिकारों के सीमित हो जाने का भय था। भाई साफ बात है, उनको डर था कि अपने अधिकार यहाँ से जो अपनी जारी जो भी अपने पास संपत्ति है वो यहाँ से छीन ली जा सकती है। फिर देखिए अगला, देखिए एकीकरण के संदर्भ में विभिन्न विचारधाराओं की उपस्थिति भी बाधक थी। वस्तुतः मैजिनी एवं गैरिबाल्डी गणतंत्र के समर्थक थे, तो काबूर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। तो देखिए ये जो नाम आप देख रहे हैं, मैजिनी, गैरिबाल्डी, काबूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रश्न आपसे इनसे भी पूछा जा सकता है कि मैजिनी कौन था, गैरिबाल्डी की रचना का नाम लिखिए। ये मतलब विचारधाराएँ, जैसे अरस्तु, प्लूटो, उनके बारे में आपने सुना होगा, तो ठीक उसी प्रकार के ये भी दार्शनिक थे, विचारक थे। तो इनकी जो अलग अलग विचार थे, तो ये एकीकरण के अंदर बाधक थे। जैसे ये मैजिनी और गैरिबाल्डी क्या करते हैं कि हमें तो गणतंत्र देश चाहिए, और काबूर कहता है कि हमें तो संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन, मतलब राजा का शासन होना चाहिए, मगर राजा क्या है कि इलेक्शन से आना चाहिए। तो उस प्रकार ये अलग अलग इनके विचारधाराएँ थी। जबकि जियोबर्डी जो है वो पोप के नेतृत्व में एक संघ के निर्माण पर बल दे रहा था। तो ये जियोबर्डी यही कह रहा था कि पोप ही सुप्रीम होना चाहिए। ठीक, फिर ये तो बाधक तत्व अपने हो गए थे इटली के एकीकरण के अंदर। तो अब एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकीकरण में सहायक तत्वों का विश्लेषण कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहला जो सहायक तत्व है वो फ्रांसीसी क्रांति और जो नेपोलियन। फ्रांसीसी क्रांति आपको पता है 1789 को हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी या फिर हुई थी, वो आप मान सकते हैं। ठीक है, तो 1789 को जब फ्रांसीसी क्रांति हुई और इसी क्रांति के बाद नेपोलियन का उदय हुआ, नेपोलियन वहाँ का सम्राट बना, तो इसका जो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा इटली पर भी, बाकी यूरोपीय देशों पर भी। भाई किसी दूसरे देश में अगर क्रांति वगैरह हो तो बाकी के लोग भी इंस्पायर होते हैं, तो ठीक यही प्रभाव यहाँ पे पड़ा। नेपोलियन ने साम्राज्यवादी प्रसार के क्रम में ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली के राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और वहाँ एक समान राजनीतिक प्रशासनिक संरचना कायम की। इसी क्रम में एक समान कानून प्रणाली लागू की। इस तरह इटली वासियों को राजनीतिक प्रशासनिक एकता जो है प्रदान की। यानी कि जो नेपोलियन था उसने साम्राज्यवादी नीतियाँ थी उसकी, भाई अपने राज्यों को बड़ा से बड़ा करना है, दूसरे राज्यों पर अटैक करना है। तो जब उसने इटली के राज्यों पर अधिकार किया, अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो वहाँ पर वो कानून वगैरह, राजनीतिक प्रशासनिक जो भी कानून थे, जो भी उनकी नीतियाँ थी, वो एक समान लागू की। तो एक समान लागू की तो यहाँ पे क्या है कि लोगों में एक समान भावना भी पनपने लगी थी। उससे पहले तो अलग अलग राजा थे, अलग अलग कानून वगैरह थी, तो वो अलग ही होते थे, मतलब उनके विचारधारा अलग थी। मगर जब नेपोलियन ने शासन स्थापित किया तो जो भी नियम कायदे थे वो सब समान होने लग गए थे, तो उनकी विचारधारा समान बनने लग गई थी। तो इससे एकता का जो है प्रभाव बढ़ा, कहाँ पे, इटली में। इसी तरह नेपोलियन ने इटली में सामंती संरचना को समाप्त कर दिया और एक समान आर्थिक कानून लागू किए। फलतः आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इस तरह इटली वासियों को जो आर्थिक प्रशासनिक का अनुभव भी मिला, प्रशासनिक एकीकरण का भी अनुभव मिला। ठीक है, तो वही बात है कि उनके पहले तो जो नियम कायदों के अंदर समान
एकता स्थापित हो गई। फिर आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियाँ थी, उनके अंदर भी एकता स्थापित हो गई थी। तो इसलिए जो है इटली वासी को जो मतलब एकता की भावना उनके अंदर विकसित होने लगी थी धीरे धीरे करते, और ये जो है इटली के एकीकरण का एक मुख्य कारण बनने लग गया था। फिर नेपोलियन ने जब इटली का प्रयोग एक उपनिवेश की भांति प्रयोग करना शुरू किया तथा संसाधन एवं कलाकृतियों को फ्रांस ले आया, यानी वो इसका गुलाम था। तो उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम, जिस पर दूसरे देश का कंट्रोल हो। तो नेपोलियन ने इटली का उपनिवेश की भांति प्रयोग करना शुरू किया, तो वहाँ के जो संसाधन थे, वहाँ की जो भी मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी, कलाकृतियाँ थी, वो फ्रांस ले गया था। तो इटली वासियों में ने एकजुट होकर फ्रांसीस जो राष्ट्रवादी प्रक्रिया उसको व्यक्त की। भाई सब लोगों ने उनका मिलकर विरोध किया, किसका? नेपोलियन का। वस्तुतः अपने प्रसार के क्रम में नेपोलियन द्वारा फ्रांस की क्रांति की स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार इटली में भी कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार तो भाई जब वो इटली से सामान वगैरह जो सारी चीज़ें वो फ्रांस ले जाता है, तो वहाँ के लोग तो दुखी होंगे ही कि भाई अपना सामान है वहाँ पे ले जाया जा रहा है, इस प्रकार की चीज़ें तो होगी। तो इसलिए जो बाकी के जो इटली वाले थे वो सब धीरे धीरे करके एकत्रित होने लगे थे, इकट्ठा होने लगे थे। ठीक है, किंतु जब स्वयं साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित किया तो इटली वासियों की राष्ट्रवादी भावना जाग उठी, जिसका क्रमिक विकास इटली के एकीकरण का आधार बना। इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक इटली का जन्मदाता नेपोलियन था। ठीक है, किस लिए कहा जाता है? अभी हमने कारण देख लिया कि आधुनिक इटली का जन्मदाता नेपोलियन था, क्योंकि ये प्रभाव इसने छोड़ा, उस प्रकार की चीज़ें इसने वहाँ पे की। तो इटलियों के अंदर, इटली वासियों के अंदर क्या है कि एकता का सूत्रपात होने लग गया था। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है कार्बोनरी संस्था का। अब कार्बोनरी संस्था क्या थी, यही प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि इटली के एकीकरण में कार्बोनरी संस्था का क्या योगदान था। ये तो छोटा प्रश्न नहीं बनेगा, इससे निम्नात्मक तो नहीं बनेगा। तो कार्बोनरी संस्था क्या थी? देखिए, कार्बोनरी संस्था का गठन जो 1810 के अंदर हुआ था, इटली में जो कोयला मजदूर थे उन्होंने किया। कार्बोनरी संस्था जो इटली के कोयला मजदूर थे उन्होंने इनको मिलकर किया 1810 के अंदर। तो इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, ये एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी और इसकी इसकी शाखाएं इटली के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसका लक्ष्य विदेशियों को इटली से बाहर निकालना था। इस तरह राष्ट्रीयता के भावना का विकास में इसकी भूमिका रही। जैसे भारत के अंदर आज़ाद हिंद फौज थी, वैसे ही इटली के अंदर कार्बोनरी संस्था थी, एक क्रांतिकारी संस्था। ठीक है, तो ये इसकी शाखाएं अलग अलग थी। इटली के अंदर बहुत सारी शाखाएं थी और इसका काम यही था कि जो इसके विदेशी है इटली पर राज कर रहे हैं, तो उन विदेशियों को यहाँ से भगाना है। ठीक है, तो ये थी कार्बोनरी संस्था। तो अब हम अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, यंग इटली और मेजिली एवं यंग इटली। यानी मेजिली ने ही यंग इटली की स्थापना की थी, ध्यान रखना। पूछ ले यंग इटली क्या है या फिर इसकी स्थापना क्या थी, तो मतलब इसकी स्थापना किसने की? तो मेजिली ने यंग इटली की स्थापना की थी। कब? 1831 में। अब हम देखते हैं इसके बारे में। मेजिली ने 1831 में यंग इटली नामक एक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की। जैसे भारत के अंदर RSS होता है ना, उसी प्रकार ये राष्ट्रवादी संगठन था। और जो कार्बोनरी संस्था वो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी, उनके बारे में जो है विदेशियों को तो नहीं पता था, मगर वो गुप्त थी। और ये एक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की, जैसे भारत में कांग्रेस थी ना, उसी प्रकार। तो ये यंग इटली कांग्रेस की बात आप इसको समझ सकते हैं। अब यंग इटली में क्या है कि यहाँ पे यंग का मतलब होता है जवान, तो जो भी युवा लोग होते थे, जवान लोग होते थे, उनको ज़्यादातर यहाँ पे शामिल किया जाता था और इसके माध्यम से लोगों को एकीकरण के लिए प्रेरित किया। इसके अनुसार नौजवानों के हृदय में असीम शक्ति छिपी होती है, अतः उनके हाथों में नेतृत्व सौंपना चाहिए। इस संस्था के माध्यम से मेजिली ने इटली के एकीकरण का जो है आदर्श सामने रखा। इस संस्था का निम्नलिखित कार्यक्रम था, यानी इसके क्या क्या उद्देश्य थे वो सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है। तो यंग इटली मतलब राष्ट्रवादी संगठन था इटली का, और इसका उद्देश्य भी वही सेम ही था जो कार्बोनरी संस्था का था। भाई हमें क्या की आज़ादी दी चाहिए और एकीकरण के लिए हमें इटली का एकीकरण करना चाहिए। आज़ादी ने इटली के एकीकरण के लिए मतलब प्रयास करना था। ठीक है, अब इसके उद्देश्य आप यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर किया जाए। ऑस्ट्रिया जो उसने इटली पर अधिकार कर रखा था, तो उसको इटली से बाहर करना इसका पहला उद्देश्य। दूसरा, इटली के एकीकरण का कार्य इटली वासियों द्वारा ही किया जाए, इसमें कोई विदेशी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये तो। फिर इटली में गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन इसके मुख्य उद्देश्य थे। फिर इटली के एकीकरण में मेजिली का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने इटली वासियों के हृदय में राष्ट्रवादी भावना एवं स्वतंत्रता की भावना पैदा की। ठीक है, इसने अपने लेख एवं भाषण के माध्यम से युवा वर्ग में देश प्रेम, संघर्ष, त्याग की भावना भर दी और कहा कि इटली एक राष्ट्र है। ठीक है, तो ये एक लेखक वगैरह था मेजिली, और जो है इसने जो भी प्रचार प्रसार किया, तो इससे क्या कि राष्ट्रवादियों की भावना है जो वो प्रबल होने लगी और इटली को एक राष्ट्र के रूप में सबसे पहले इसी ने कहा कि इटली एक राष्ट्र है, अलग अलग राज्य इसके अंदर नहीं थे। ठीक है,
फिर देखिए कोयला एवं लोहे की भूमिका, ये हम जो सहायक तत्व पढ़ रहे थे तो ये अगला सहायक तत्व है कोयला एवं लोहे की जो भी भूमिका रही थी। ठीक है, तो इटली में कोयला एवं लोहे जैसे खनिज मौजूद थे जो भारी एवं आधारभूत उद्योगों के लिए विकास में सहायक हुए। इसी क्रम में लोहे उद्योगों का विकास हुआ, फलतः मशीनीकरण को बढ़ावा मिला और परिवहन साधनों का मशीनीकरण हुआ। अब रेलवे के विकास से इटली का राज्य एक दूसरे से जुड़ गए। तो जो परिवहन के साधनों का मशीनीकरण हो गया और जो रेलवे के विकास से इटली के राज्य एक दूसरे से जुड़ने लगे, तो इससे क्या कि सामाजिक जो गतिशीलता थी वो बढ़ने लग गई थी। लोगों को अंदर आपस में जुड़ा होने लग गया था, एक दूसरे के अंदर वो मतलब राज्य के अंदर एक्सप्लोर करने लग गए थे। तो फलते राष्ट्रीयता की भावना मौजूद हुई और एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त होने लग गया था। फिर अगली जो भूमिका मतलब सहायक तत्व था वो था बौद्धिकों की भूमिका। तो बौद्धिकों की भूमिका के अंदर देखिए जो इटली के रासोटी, सिल्विया पेविक जैसे लेखक और कवियों ने इटली वासियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर उन्हें एकीकरण के लिए प्रोत्साहन किया। तो हर स्टेट के अंदर, हर देश के अंदर जो भी क्रांतियाँ वगैरह, जो भी एकीकरण वगैरह, वो जो भी सारी चीज़ें हुई, ऐसी मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हुई है, उसके अंदर समाचार पत्रों, लेखकों, क्रांतिकारियों, इन सब की तो भूमिका महत्वपूर्ण ही रहती है। ठीक है, तो चाहे कोई सी भी क्रांति आपसे एग्जाम में पूछ ले, चाहे इटली ब्रांच, तो इसके अंदर लेखकों की और जो समाचार पत्रों की भूमिका है वो आपको लिखना चाहिए कि जो उनकी भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो अगला जो सहायक तत्व था वो था सांस्कृतिक एकता। तो इटली में देखिए एक समान भाषा, एक धर्म, एक रीति रिवाज तथा प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव के चिन्ह मौजूद थे, जैसे हमने पीछे बात कर लिया था। तो इसके क्या है कि अर्थात सांस्कृतिक एकता मौजूद थी। इस तरह इटली में जो है इटली को जोड़ने वाले तत्व मौजूद थे, यानी कि हालांकि वो जो राज्य थे वो अलग अलग थे, अलग अलग शासक थे, उन पर अलग अलग शक्तियाँ केंद्रित थी, मगर उनके अंदर जो सांस्कृतिक एकता थी वो एक थी। फिर हम एकीकरण की प्रक्रिया को देखते हैं। एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में देखिए, इसके अंदर हम देखेंगे कि काबूल की भूमिका, और काबूल जो है एक यथार्थवादी कूटनीतिक था और विदेशी सहयोग के बिना एकीकरण नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें एकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा थी। ठीक है, प्रश्न पूछ लेते हैं, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, पॉइंट्स के अंदर इस प्रकार तो आपको डायग्राम तो नहीं बनाना है, मगर आपको लिखना है ये सारी चीज़ें। देखिए, अतः इसने अवसर की तलाश की और यह अवसर क्रीमिया युद्ध के दौरान मिला। कौन? काबूल। काबूल सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है इटली के एकीकरण के अंदर, तो नाम याद रखना काबूल। ठीक है, फिर देखिए क्रीमिया युद्ध, ये प्रश्न पूछ लेता है छोटे वाले प्रश्न में, ऐसे प्रश्न यहाँ से निकालता है वो एग्जामिनर की। क्रीमिया युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ? तो देखिए क्रीमिया युद्ध 1854 से लेकर 56 तक चला था, 3 साल लगभग। तो रूस और जो तुर्की था उसके बीच में हुआ था मुख्य थे। तो अब रूस और तुर्की के बीच में हुआ था, तो इसके तुर्की का साथ बहुत सारे देशों ने दिया। तो तुर्की के अंदर फ्रांस ने भी इस तुर्की के साथ हो गया, इंग्लैंड और जो इटली है वो भी इनडायरेक्ट रूप से तुर्की का साथ दे रहा था इस युद्ध के अंदर, और ये सारे जो इतने देश मिलकर है वो इसके अंदर जीत गए थे, और इसके बाद में पेरिस सम्मेलन है वो आयोजित हुआ। ठीक है, अब क्रीमिया युद्ध के बाद में इटली का एकीकरण है जो उसने जोर पकड़ा, पुरजोर पकड़ा। कैसे? देखिए, पिंडमार्ट और सार्डिनिया का जो प्रधानमंत्री काबूल था वो एक यथार्थवादी था। काबूल का मानना था कि एकीकरण के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है, क्योंकि भाई अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग शक्तियाँ कायम थी। तो काबूल अकेला तो उसके अंदर कुछ कर नहीं सकता था, उन सारी शक्तियों को भगा नहीं सकता था, उनका हस्तक्षेप रोक नहीं सकता था। तो इसलिए विदेशी सहायता उसको मतलब ज़रूरत पड़ रही थी, वो ऐसा मानता था, और इसी से ऑस्ट्रिया को इटली के से बाहर किया जा सकता था। इससे विदेशी सहयोग की प्राप्ति के लिए उसने अवसर की तलाश की, जो उसे युद्ध में भागीदारी प्राप्त हुई। क्रीमिया के युद्ध के अंदर इसने क्या कि बाकी देशों का साथ दिया, तो बाकी देश भी इसका साथ देने के लिए आगे आ गए। तो वस्तुतः क्रीमिया युद्ध रूस और तुर्की के बीच हुआ, जिसमें तुर्की के साथ जो इंग्लैंड और फ्रांस ने दिया, साथ ही पिंडमार्ट ने भी सहयोग दिया। पिंडमार्ट का जो प्रधानमंत्री था वो था काबूल। ठीक है, तो पिंडमार्ट ने जब साथ दिया तो युद्ध में तुर्की का पक्ष विजयी हुआ, और पेरिस सम्मेलन में यूरोपीय शक्तियों के साथ पिंडमार्ट के प्रधानमंत्री काबूल भी आमंत्रित किया गया पेरिस सम्मेलन के अंदर। ठीक है, तो जहाँ काबूल ने इटली के प्रश्न को उठाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया। इटली का प्रश्न उठा दिया कि भाई हमें तो इटली को स्वतंत्रता चाहिए, वो विदेशी शक्तियों को यहाँ से भगाना है, इटली का एकीकरण करना है। तो इटली पर ऑस्ट्रिया के नियंत्रण की और यूरोपीय राज्यों का ध्यान आकर्षित करके उनकी सहानुभूति अर्जित की। इसी समय फ्रांस का शासक था नेपोलियन III था, उसने काबूल से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हो गया था काबूल से। तो उसने पूछा कि इटली के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसी मौके की तलाश थी काबूल को कि भाई हमें विदेशी ताकतें चाहिए, विदेशी शक्तियों का हमें सहयोग चाहिए।
तो फ्रांस ने इसका सहयोग देने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो गया था फ्रांस, ठीक है। इस तरह क्रीमिया युद्ध में भागीदारी से काबूल को फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त हुई और उसे सहयोग लेने का अवसर मिला। अब काबूल ने नेपोलियन III के साथ जो प्लम्बर्स की संधि की, जिसके तहत नेपोलियन III ने पिएडमॉन्ट, सार्डिनिया को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में 2 लाख सैनिक सहायता देने का वचन दिया। बदले में फ्रांस को नीस एवं सेवाएं का श्रेय दिया जाना था। यानी कि ऑस्ट्रिया के खिलाफ जब युद्ध करेंगे कौन, ये इटली वाले, तो फ्रांस उसको 2 लाख सैनिकों की सहायता देंगे और बदले में ये जो सारी चीज़ें वो एक्सचेंज करेंगे, ठीक। फिर अगला, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में पिएडमॉन्ट की सेना फ्रांस के सहयोग से विजयी हुई और लैम्बोर्डी पर उसका नियंत्रण हुआ। इस तरह एकीकरण की जो है ठोस शुरुआत हुई, ठीक है। फिर इस राज्य के विलय से मध्य इटली के राज्य परमा, मडोना, ये सारे राज्य थे एकीकरण के लिए राष्ट्रीय भावना उग्र हुई, ठीक है। मतलब एक राज्य को मिलाएंगे तो बाकी राज्य भी अपने आप ही प्रेरित होंगे कि हमें भी उस प्रकार से मिल जाना चाहिए। जैसे कि अंदर आपने राजस्थान के एकीकरण के अंदर भी सुना होगा कि भाई जैसे जैसलमेर रियासत ने मान गई कि हम राजस्थान में मिल जाएंगे, तो फिर बीकानेर भी मिल गई, बीकानेर मिल गई तो जोधपुर मिल गई। तो इस प्रकार एक जब रियासत राज्य वगैरह मिलते हैं एकीकरण में, तो बाकी राज्य भी आस पड़ोस के जो है उससे जो आप कह सकते हैं प्रेरित होते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न, ठीक है। ये भी इसका टॉपिक मैंने स्किप कर दिया, ज़रूरी नहीं था। तो प्रश्न इस प्रकार आएगा, क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ, टिप्पणी कीजिए। यानी कि क्रीमिया का युद्ध ही इटली के एकीकरण का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है, इसको आपको समझाना है। तो ये इसके पॉइंट्स है कि कथन का क्या आशय, कथन इटली के एकीकरण से क्रीमिया युद्ध की भूमिका को दर्शाता है। भाई क्रीमिया युद्ध के कारण ही इटली का एकीकरण संभव हो गया था। फिर काबूल का दृष्टिकोण, यथार्थवादी राजनीतिक यथा विदेशी सहयोग अनिवार्य, इसका मानना था। क्रीमिया युद्ध और उसका परिणाम, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। क्रीमिया युद्ध का क्या परिणाम हुआ भाई, इटली इटली और उसके बाकी के जो देश थे वो सारे तुर्की और जो इटली, फ्रांस, वो सारे देश विजयी हुए, रूस की पराजय हुई, पेरिस सम्मेलन हुआ और इससे जो है इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है, निष्कर्ष हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, निष्कर्ष हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। फिर चलिए इसे आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें आप चाहें तो पढ़ लेना नोट्स के लिए। फिर एकीकरण का परिणाम बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये जब निम्नात्मक प्रश्न आता है तो उस प्रकार की चीज़ें आपको इतने बड़े लिखने की काम आता है, ठीक है। फिलहाल हम एकीकरण का परिणाम तो वही होगा कि भाई सारे देश एकत्रित हो जाएंगे, यूरोप के मानचित्र में एक नए देश के रूप में इटली का जन्म हुआ, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये शायद चाहे तो आप पढ़ लेना। फिर अगला प्रश्न एक और बनता है, इटली के एकीकरण में विदेशी तत्वों की भूमिका निर्धारित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं कि विदेशी तत्वों की क्या भूमिका थी। तो हमने वैसे तो हमने पढ़ा ही है इटली के एकीकरण में विदेशी तत्वों की क्या भूमिका थी, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, वो सारी चीज़ें, तो इसके अंदर आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो के अंदर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण, शायद अपने सिलेबस में नहीं है और होगा तो हम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। PDF डाउनलोड करना टेलीग्राम से।